जैसा कि आप अभी इसमें पहले उच्चारण तालिका देख करके आए हैं, तो उस उच्चारण तालिका को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आज अगर हम संधि पढ़ने वाले हैं तो इसका हमारा क्या उपयोग है। उसके ऊपर एक वीडियो मेरी पहले बनी हुई है। और आज हम जो है स्वर संधि के हम 6 भाग जो होते हैं, तो 6 ही भाग पढ़ते हैं और ये 7वां भाग क्यों छोड़ते हैं इसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके बाद हम इस 6 संधियों में से संधियों को उच्चारण स्थान तालिका से किस प्रकार पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम जो आज चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है मार्तंड बराबर मार्तंड, यानी कि यहाँ पर अ प्लस अ मिलने के बाद भी यहाँ पर आ नहीं हुआ, मार्तांड नहीं हुआ, तो दीर्घ संधि इसमें नहीं है। तो फिर इसमें कौन सी संधि होगी। उसके बाद सुख प्लस रित बराबर सुखार्थ, यहाँ पर अ होने के बाद भी यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जबकि ये टुकड़े और इनके संधि को देखने पर हमें लग रहा है कि ये गुण संधि है, लेकिन ये है वृद्धि संधि। इसी प्रकार ये एक बहुत ही फेमस वर्ड अक्ष प्रसोहिनी बराबर अक्षोहिणी, ये भी हमारा वृद्धि संधि में जाता है, लेकिन इसके टुकड़े बाकायदा है गुण संधि के सूत्र द्वारा हो रहे हैं। ने प्लस अन और हरे प्लस औ दोनों के आप देखोगे तो हमने यह सूत्र में बता रखा है। ने ए इसमें बचेगा न और इसमें अ पीछे, इधर आपका ए और इधर आपका अ, दोनों में समान होने के बाद भी इनकी दोनों की संधियां और इनके दोनों के बनने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। जैसे इसमें अयधि संधि लगी और इसमें पूर्व रूप संधि लगी है। तो आज हम यही सब सीखने वाले हैं। तो आइए अब अगर आपने उच्चारण तालिका को सीख लिया है तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको सामने लेकर के बैठे हैं। हम आज उसमें से कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ये दीर्घ संधि, इसके हम री और लिरी वाले उदाहरण लेकर के देखते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन उन पिछली वीडियो में नहीं हुआ था। तो हमारा जो री रहेगा वो रहेगा मूर्धा और हमारा जो री है वो हमारा दंतस्य दंत वर्ण रहेगा। इन दोनों वर्णों के हिसाब से हम एक एक उदाहरण लेते हैं। पितृ प्लस ऋणम, और यहाँ पर इसके टुकड़े करते हैं हम, तो ये रहेगा हमारा पित प्लस री प्लस नम। अब दीर्घ संधि का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है अक सवर्ण, अकः सवर्ण बराबर दीर्घः। इसका मीनिंग क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो अक यानी कि अ से लगा के क तक के जो प्रत्याहार में जो आगे वाले जो शब्द आएंगे, जैसे यहाँ पर अगर हमें अक में से री प्राप्त हुआ है तो सवर्ण इसके जैसा ही वर्ण आना चाहिए इधर भी। तो हमारा इस संधि में इधर भी यही वर्ण आ रहा है। ये तो हुई वर्णों की बात। अब इनके उच्चारण देखते हैं। मूर्धा, तो यहाँ पर जो री है इसका भी मूर्धा है और यहाँ पर जो सवर्ण है इसका भी मूर्धा है। तो इन दोनों से जो प्राप्त होगा वह भी हमारा मूर्धा ही होगा। और आप उच्चारण तालिका में देखेंगे तो री और बड़ा री दोनों उच्चारण तालिका में मूर्धा पर ही है। अब अगला यहाँ पर हम देखते हैं पित प्लस हमारे ये दोनों री और री मूर्धा और मूर्धा के अंतर्गत दीर्घ हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ प्लस बनेगा मूर्धा दीर्घ और प्लस णम। इसके बाद पी ये त और ये यहाँ पर री हमारा दीर्घ हुआ और ये पितृणम। इस प्रकार पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम। इसी पितृणम को उल्टा देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ संधि विच्छेद से संधि की है। अब हम संधि से संधि विच्छेद करके देखते हैं। पितृणम हम इसके टुकड़े करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा पी और त, और चूंकि यहाँ पर ये बड़ा री है तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो दीर्घ मूर्धा है तो उसको हमें ह्रस्व मूर्धा में बदलना है। तो आपका जो दीर्घ मूर्धा री इस प्रकार होगा, और इसको अगर आप ह्रस्व में बांट लेंगे तो यह हमारा ह्रस्व री और यह हमारा ह्रस्व री होगा। तो यहाँ पर हमें 2 री प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पितृ एक इधर और एक इधर हमारा री
और ण और म, इस प्रकार हमारे ये टुकड़े होंगे। अर्थात दीर्घ रहे तो हमें ह्रस्व में टुकड़े करना, और ह्रस्व रहे तो देखते हैं गुण संधि। हम 4 संधियां देखने वाले हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। इन चारों के हम री और री के उदाहरण एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद हम फिर सारी संधियों का सूत्र और किस प्रकार उनका संधि और संधि विच्छेद चलेगा वो देखेंगे। पहले इनको हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि में अगर हम टुकड़े करते हैं तो देव प्लस अ प्लस री प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो हमारे देव हैं ये यहीं रहेंगे, प्लस अ भी यहीं रहेगा और प्लस री। अब री के लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो री है वो कौन सा वर्ण है। तो ये हमारा अभी देखा था हमने मूर्धा है, मूर्धा है। क्योंकि अगर ये दीर्घ संधि होता और आगे भी री होता और यहाँ भी होता तब तो ये मूर्धा दीर्घ री बन जाता, लेकिन ये मूर्धा तो है लेकिन इसके आगे अ है, तो यहाँ आगे नहीं है, तो इसको हम बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए हम उच्चारण स्थान मूर्धा ही देखेंगे। तो उसमें हमें अंतस्थ वर्ण वाला कॉलम देखना है, उसमें आपको मिलेगा र। तो मूर्धा से हम मूर्धा में उच्चारण के द्वारा जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंज होकर आएगा वो रहेगा हमारा र प्लस सी। इस प्रकार देव और अ को मिलाने पर देव, जो हमारा हलंत था आधा व था वो पूरा हो जाएगा, प्लस ये जो र है। अब र के यहाँ पर हम नियम देखते हैं कि ये र किस प्रकार बदलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आधा र है और प्लस सी है। इसकी स्थिति और भी आ सकती है, जैसे अगर हमें लिखा हो अ ग प्लस र, ये थी दूसरी स्थिति। इसके बाद एक विसर्ग संधि में भी इसका रहता है। तो हम इसको देखते हैं र प्लस सी। तो यहाँ पर आपका जो पीछे वाला वर्ण है वो हमारा व्यंजन है, और व्यंजन होने पर यह व्यंजन के ऊपर लगता है। और यहाँ पर ग है और ग के बाद में ये र। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे अ प्लस ग, ग अगर हम आधा करेंगे तो यहाँ पर अ और अ के बाद में र होगा। तो यहाँ र से पूर्व अ स्वर है, तो यहाँ पर ये जो है अ ग और ग में ये नीचे लगे है, क्योंकि स्वर अगर इसके पहले या बाद में रहेंगे पहले तो यह यहाँ पर नीचे लगता है। अब यहाँ पर ये जो है व्यंजन है इसलिए ये इसके ऊपर चढ़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ की स्थिति रहेगी सी। इस प्रकार ये बनेगा देवर्षि। एक हमारा विसर्ग संधि में भी र आता है और वो हमारा विसर्ग बन जाता है। इस प्रकार र की 3 स्थितियां रहेगी। र अगर व्यंजन आता है तो ऊपर चढ़ेगा, र अगर स्वर आता है तो नीचे रहेगा, और र हमारा विसर्ग के रूप में परिवर्तित भी हो सकता है। अब ये हमारा संधि विच्छेद से संधि हुआ। अब हम देखते हैं संधि से संधि विच्छेद देखते हैं। तो देव प्लस सी, ये हमारे पास इसके ये टुकड़े रहेंगे। इस टुकड़े को अगर हम आगे खंडित करते हैं तो ये हमारे पास बनेंगे देव प्लस अ प्लस, यहाँ पर ये जो र है ये आधा र हम नीचे करें उतारेंगे और यहाँ पर ये सी हमारा बचेगा। अब इसको हम लेंगे यहाँ पर देव प्लस अ प्लस हमारा जो री है ये री अब इधर की बजाय इधर चेंज होगा। तो हमारा जो र है ये री में परिवर्तित होगा, क्योंकि हम अब विलोम चल रहे हैं, और प्लस सी। अब हमने अगर यहाँ पे ये री निकाल लिया है तो यहाँ पर ये केवल सी रहेगा। और इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा देव प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा ऋषि। इस प्रकार हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसका देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आता है या कोई समस्या आती है तो हम इस प्रकार अलग अलग इनको कर सकते हैं। इसके बाद गुण संधि में हम री वाला उदाहरण सीख चुके हैं दोनों तरफ से। अब हम सीखते हैं लरी वाला, ये इसका आखिरी उदाहरण है। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं तौ प्लस ऋकारः।
या मम प्लस लृकार, कोई भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास शेष बचेगा तौ प्लस अ प्लस लृ प्लस कारः। अगर हम यहाँ विसर्ग लगाते हैं तो यहाँ भी कारः। अब हमारा संधि यहाँ रहेगा, तो हम यहाँ करते हैं तौ प्लस अ प्लस, और ये हमें देखना है, इसको हमें बदलना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि लृ हमारा दंत वर्ण है और इसी का अगला दंत वर्ण हमें अंतस्थ वर्ण में मिलेगा। तो अंतस्थ वर्ण में हमें जो दंत वर्ण मिल रहा है वो रहेगा हमारा ल, और यहाँ से चेंजेस होकर के ये इस प्रकार होगा। तो यहाँ इसकी जगह ये आएगा और ये आधा रहेगा प्लस कारः। अब इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा तौ, यहाँ पर आधा ल है तो आधा ल, और ये कारः कारः। इस प्रकार तौ प्लस लृकारः बराबर तवल्लकारः। अब हम सीखते हैं संधि से संधि विच्छेद। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं तवल्लकारः। इसके लिए अब इसके हम टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टुकड़े होंगे वो होंगे तौ प्लस इसमें से हमारा अ शेष बचेगा प्लस हमारा ल शेष बचेगा। जो दिख रहा है वही हमें टुकड़े करने हैं, ना ऐड करना है कुछ भी और ना हमें इसमें जोड़ना है। यहाँ लृ और यहाँ ल, ये दोनों आपके दंत हैं, दंत वर्ण, और दंत वर्ण में ही परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पर तौ और प्लस अ प्लस ये जो हमारा कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट अब इधर होगा ल से लृ में। तो यहाँ पर हमारा रहेगा लृ प्लस कारः। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये बनेगा हमारा तौ, और प्लस इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये हमारा बनेगा लृकारः। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट, या नहीं तो हमें इनको तोड़ करके और उच्चारण की सहायता से ही टुकड़े करना है, तो हमारी संधि हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप ममल के लिए दीर्घ और गुण, इन दोनों के री और री के उदाहरण हम देख चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर की संधि वृद्धि, इस वृद्धि संधि के भी हम री के उदाहरण देखते हैं। और री हमारा जो वर्ण है ये हमारा मूर्धा वर्ण है। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः, और ये किस प्रकार जो है वृद्धि संधि में आता है ये हम देखते हैं। तो हमारा जो ये संधि है इसके ऊपर दो लाइन और होती हैं, लेकिन हमें ये यहीं से चालू कर देते हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। तो हम इसका ऊपर जाके देखेंगे। अगर इसके ऊपर जाएंगे हम तो ये सुख शब्द हमारा सुखेन शब्द के रूप में होता है, और जो हमारा ऋत है ये ऋत हमारा इसी प्रकार होता है। अगर हम इनमें, ये तृतीय विभक्ति का शब्द हैं, तो हम इनमें अगर जो है अलौकिक रूप से प्रत्ययों को अलग निकालते हैं, जो हमने पढ़े थे प्रत्यय हमारे अव्यय जो होते हैं, उसके बाद जो प्रत्यय पढ़े थे 5 प्रकार के सुप, त्वदित, कृत, स्त्री, उसी में से जो सुप प्रत्यय होते हैं वो हमारे शब्दों में लगते हैं। उसमें अगर हम अलौकिक रूप से इसमें से प्रत्यय निकालेंगे तो ये हमारा सुख प्लस टा, और यहाँ पर ऋत प्लस सु, ये हमारे इनमें प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आया है। अब इस वर्ण को हम आगे ले जाते हैं तो ये बनता है हमारा सुख प्लस अ प्लस री और प्लस तह। अब हमें यहाँ पर अगली लाइन लिखना है सुख प्लस, इसको अभी छोड़ते हैं, री प्लस तह। और आपको पता है कि अगर यहाँ अ होगा और यहाँ री होगा तो यहाँ अ और री अर होगा, और ये सुखार्थ की जगह सुखर्थ होगा। तो हमें ये अ को आ में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ अ को आ में बदलते हैं। लेकिन किस नियम से? तो इसके लिए आप नियम लिख सकते हैं, रीते रीते च तृतीया मासे।
ये एक वार्तिक है और इसके आदेश के द्वारा हम इसको अ को आ में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक विशेष नियम है जो वृद्धि संधि के लिए, वृद्धि संधि में भी सुखार्थ शब्द के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सुख प्लस यहाँ पर हमारे पास आ की मात्रा बचेगी और ये जो हमारा री है ये हमारा मूर्धा, री का मूर्धा र में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं इसलिए आपको पता है कि मूर्धा इसका क्या होगा। अंतस्थ वर्ण र ही इसका मूर्धा होता है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा सु खा, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा, तो यहाँ र है और त है। तो मैंने बताया था आपको कि व्यंजन होने पर यह र इसके ऊपर चढ़ता है, इसलिए यह सुखार्थ शब्द बनेगा, न कि देखने से यह जो है गुण संधि का आपको लग रहा है। लेकिन ये इस वार्तिक से ऋते च तृतीय समास वार्तिक से अ की जगह आ हो जाता है। हम इसका विलोम देखते हैं। अगर ये हमें सुखार्थ अगर दिया है, सुखार्थः, ये हमें संधि दी गई है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है, तो हम इसका सुख लिखेंगे। सुख प्लस अ प्लस र प्लस तह, अर्थात तो वर्णों को तोड़ करके लिखना। हम चाहें तो सारे का क्रम विन्यास कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल इन मध्य वर्णों से ही काम है, क्योंकि हम अभी यहाँ संधि पर बात कर रहे हैं। तो हम मध्य वर्ण का जितना हो सके क्रम विन्यास या इनको अलग अलग लिखें। अब यहाँ पर सुख प्लस ये जो हमारा अ है, ये अ हमारा कन्वर्ट होके आ में बदलेगा। यहाँ इस प्रकार निशान लगा सकते हैं एरो का। और ये जो हमारा र है, तो र का मूर्धा री होता है, तो यहाँ पर हमारा ये री में कन्वर्ट होगा और प्लस त। अब हमारा इधर इन दोनों को जोड़ने पर सुख प्लस इधर रीतः। अब आप देख रहे हो कि ये मात्रा यहाँ पर क्यों नहीं लगाई, तो ये वापस वही लाइन आएगी कि हमारा तृतीय रीते च तृतीय समास से मात्रा है, लेकिन ये यहाँ दिखेगी नहीं, तो सुख प्लस रीता हमारा वापस वही वर्ण बन जाएगा। तो ये इस प्रकार हम संधि से संधि विच्छेद कर सकते हैं। 3 संधि हम सीख चुके हैं और अब हम 2 उदाहरण यण संधि के लेते हैं, जिसमें हमारे पास री और री रहेगा। री के लिए हम उदाहरण लेते हैं पितृ प्लस आदेशः। इसके अगर हम टुकड़े करते हैं संधि विच्छेद, तो पित प्लस री प्लस आ प्लस देशः। यहाँ पर हमारे पास दोनों उदाहरण आ सकते हैं, अ वाले भी और आ वाले भी, क्योंकि अ और आ दोनों कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। यहाँ पर हम पित्त शब्द लेते हैं और प्लस इस री को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा मूर्धा है और मूर्धा से मूर्धा यानी कि अंतस्थ वर्ण हमें र प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर हमारी इसको हम मात्रा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर केवल आ की मात्रा मिलेगी और प्लस देशः। इस प्रकार इन दोनों वर्णों को मिलाने से हमें मिलेगा पितृ, त में अ मिले, आ की मात्रा यहाँ मिलने पर ये आ और ये देशः, पित्रादेशः। इसी का संधि से संधि विच्छेद करते हैं, तो पित्रादेशः हमें वर्ड मिला है, हम इसके टुकड़े करते हैं, तो ये हमारा मिलेगा ये पी त प्लस ये र और प्लस ये आ और प्लस देशः। हमें टुकड़े कम से कम 4 करना है ताकि बीच के 2 वर्ण हमारे संधि वर्ण में उपयोग हो सके। अब हम यहाँ पर पीत लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा री बनेगा, क्योंकि र मूर्धा है और मूर्धा से हमें री बनेगा। यहाँ पर हमारे पास आदेश का आ प्लस देशः। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा पी त और त में री जोड़ने पर पितृ प्लस आदेशः।
इस प्रकार हमें याद रखना है कि यहाँ पर र से र कन्वर्ट होने के बाद यह यहाँ पर आ की मात्रा में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये आ की मात्रा में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड इसमें जुड़ने पर री बन चुका है, तो ये मात्रा यहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए ये हमारा स्वर पूरा ही रहेगा। इसके बाद हम लेते हैं लरी वाला उदाहरण। तो इसमें हम देखते हैं लरी प्लस आकृति, और यहाँ पर हमारा जो री वर्ण है यह हमारा दंत वर्ण है। सारी संधियाँ हम उच्चारण के माध्यम से देख रहे हैं, तो यह हमारा दंत वर्ण है। तो हम इसकी जगह अगर कन्वर्ट करते हैं तो यह हमारा ऊष्म वर्ण ल में कन्वर्ट होगा और यह भी हमारा दंत वर्ण होगा। तो हम इसकी जगह ये रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रखना है ये प्लस आकृति, आ प्लस कृति। अब हमारा यहाँ पर रहेगा ल प्लस, यहाँ पर हमारी एक मात्रा बचेगी आ की प्लस कृति। इस प्रकार इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर हमें मिलेगा ला, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कृति ही। अगर ये वर्ड हमें संधि के रूप में दिया हुआ है और संधि अगर हमें इसकी करनी है विच्छेद, तब हम इसका संधि विच्छेद करने के लिए लाकृति, तो हम यहाँ पर रखेंगे ल प्लस आ प्लस कृति। अब हम इस ल को दंत वर्ण अंतस्थ वर्ण है, इसको हम जो है स्वर में बदलते हैं, तो यह हमारे पास होगा री प्लस, यहाँ पर ये चूंकि ऐसे ही रहेंगे, इस प्रकार यह ल प्लस आकृति। अब हम लेते हैं दीर्घ संधि बराबर री प्लस का री वर्ण। तो यहाँ पर हम लेते हैं री प्लस री वर्ण। अब इसमें ये री भी दंत हैं और ये री भी दंत हैं, लेकिन समझने वाली बात हमारे पास ये है कि री अगर यहाँ पर दंत हैं तो इसका दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि हम इसका ल तो बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए हम इसको ल में चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये लरी और ये लरी मिलकर के इसका ह्रस्व लरी और यहाँ पर ये वर्ण होगा। इस प्रकार दीर्घ संधि में लरी वर्ण आए तब नो चेंज वाला नियम देखते हैं। पहले नंबर पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो हमारा सूत्र होता है अक सवर्णे, तो यहाँ पर जो हमारा अक रहता है, इस अक प्रत्याहार से हम यहाँ पर अ ई उ री और री में अलग लिख रहा हूँ, ये री हमें मिलते हैं और इसी में सवर्णे शब्द जुड़ा हुआ है, सवर्णे। तो ये जो सवर्णे शब्द हैं इसके अंतर्गत अ में अ, ई में ई, उ और री जोड़ने पर हमें दीर्घ प्राप्त होते हैं और दीर्घ हमें प्राप्त होते हैं आ, ई, उ और री। और इन चारों के अलावा यहाँ पर दीर्घ लरी नहीं होता है, इसलिए ये हम यहाँ नहीं लिखते हैं, लेकिन लरी का लरी हमें प्राप्त जरूर होता है, इसलिए ये ह्रस्व ही माना जाता है। तो ये हमारा दीर्घ संधि का सूत्र रहता है और हमें बस अक सवर्णे याद रखना है कि ये आते हैं और ये आते हैं, तो हमें ये मिलेंगे। इनमें याद रखने वाली एक उच्चारण की हम देखते हैं, तो उच्चारण का ये ध्यान रखना है कि हमारा अ और अ अगर मिलता है या यहाँ पर कंठ वर्ण अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें अ भी मिलेगा और अ का दीर्घ आ भी मिलेगा। ये हमारा ह्रस्व स्वर है और ये हमारा दीर्घ स्वर है। तो हमें ये देखना है कि इनमें बिना भेदभाव किए इन दोनों वर्णों में, क्योंकि यहाँ पर आपकी चार कंडीशन बनेगी, अ प्लस आ या फिर अ प्लस या आ प्लस अ, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी रहेगी अ प्लस अ और चौथी कंडीशन हमारी रहेगी आ प्लस आ। चूँकि हम पिछली वीडियो में सब सीख चुके हैं इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों कंडीशन है, ह्रस्व दीर्घ जो भी आ रहे हैं, लेकिन वो होने सवर्ण चाहिए। सवर्ण से मतलब ये है कि आपका उच्चारण स्थान कंठ ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा अ और आ इसका ये यहाँ मिलाएंगे हम, दीर्घ ये यहाँ आ,
तो ये तीनों हमारे जो वर्ण हैं ये कंठ वर्ण है। अगर हम इन दूसरे नंबर के वर्ण की बात करें तो ये तालु वर्ण है, और ये जो है तालु वर्ण ई मिलकर के यहाँ पर तालु वर्ण ई बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ई लेते हैं हस्व, तो दूसरा भी आपको हस्व ई मिलेगा सवर्ण से, और बराबर हमें जो प्राप्त होगा वह तालु वर्ण ई प्राप्त होगा। कभी भी इस प्रकार नहीं होगा कि ई हमने तालु का लिया और ऊ हमने जो है ओष्ठ का लिया और हमें फिर समस्याएं खड़ी होगी कि इन दोनों सब क्या बनेगा, तो ये हमारा गलत रहेगा। तो उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं और आप सीख सकते हैं, इनको यहीं रहने देते हैं। हम लेते हैं रामानुज या हिमालय, हिमालय, तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब हिम प्लस आलय को अगर हमने देखा है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ही म, और इधर बचेगा आ और प्लस लय। अब यहाँ पर इन दोनों वर्णों को हमें देखना है। तो ये दोनों वर्ण हमारे इन 4 टुकड़ों में से इस टुकड़े से मैच हो रहे हैं, अ और आ, यानी कि पहले वाले से। तो पहले वाले से मैच हो रहे हैं, यानी कि एक ह्रस्व और एक दीर्घ, लेकिन है दोनों कंठ के। तो हमारे ये दोनों कंठ और कंठ मिलकर के और इन चारों के जो उत्तर रहेंगे वो हमारे कंठ वाले आएंगे, और वो इस प्रकार रहेंगे 1 2 3 4, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है आ। तो इन चारों से हमें प्राप्त आ, और आ भी हमें क्या प्राप्त होगा, कंठ का। तो हमें इधर उधर नहीं भटकना है, उच्चारण स्थान हमें याद रखना है। तो यहाँ इन दोनों का कंठ स्थान होगा आ। बाकी इधर बचा हुआ है हमारे पास हिम, और इधर बचा हुआ है हमारे पास लय। इस प्रकार यहाँ पर आपका हिम प्लस इसमें आ की मात्रा लगी हुई है प्लस लय। जब हम संधि विच्छेद से संधि करते हैं तब मात्राओं का प्रयोग करें, यहाँ से संधि विच्छेद में मात्राओं का प्रयोग नहीं करना है। तो हिम और आ की मात्रा मिलाने पर हमें मिलेगा हिमा और प्लस लय। इस प्रकार हिमालय हमारा होगा। अगर यही वर्ड हमारा नदी से आता तब हमें ई प्राप्त होता, और ई मिलकर के हमारा ई बनेगा, और ये हमारा तालु वर्ण। इस प्रकार उच्चारण के साथ ही ये बनने वाले हैं गुण संधि। क्योंकि इसको लिखने में बहुत समय लगता है इसलिए हमने लिखा हुआ है गुण संज्ञक सूत्र। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर करनी है, वो आप ध्यान से देखें। पहला होता है गुण संज्ञक सूत्र और दूसरा होता है विधायक सूत्र। कभी कभी हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुण संधि का यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चल रहा है सारा मैटर गुण संधि के ऊपर। हमने दीर्घ संधि इससे पूर्व देख चुके हैं, और उसका सिंपल सा सूत्र है अक सवर्ण। अक मतलब आई उ क, और इनके जो दीर्घ बनते हैं सवर्ण अगर आप मिलाते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में जो गुण संज्ञक सूत्र हैं ये हैं अधेण गुण, और विधायक सूत्र हैं आद गुण। इन दोनों में अंतर है। तो जब भी विधायक सूत्र पूछा जाए तब आद गुण, और जब गुण संज्ञक सूत्र पूछा जाए तब अधेण गुण। अब गुण संज्ञक सूत्र क्या काम करते हैं, ये केवल इस संधि के गुण बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या गुण है। तो हम इसके टुकड़े करते हैं अधेण गुण, तो यहाँ पर ही आएगा अद प्लस एण प्लस गुण। अद और एण को मिलने से जो भी बना है वो सब इसका गुण है। अब अद को हम अत में ले जाते हैं, जैसे बाल का द या रामा द का रामा त चलता है, इसी प्रकार अद का अत, एण का एण और गुण का गुण। अब अत में से आपको एक सूत्र तपर इस्तकालस्य, ये सूत्र है वार्तिक है, इससे हमें ये देखना है, इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो त है इस त से आगे वाली चीज़ें और इस त के बाद वाली चीज़ें सब गुण संधि के गुण दिखाती है। तो देखिए त के आगे हमारा अ है और त के बाद में एण, एण प्रत्याहार में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हमें 2 वर्ण मिलेंगे ए और ओ। तो ए और ओ, तो ये तीनों वर्ण आपको दिखते हैं तो ये ही इसके गुण हैं। मतलब आप किन्हीं भी 2 वर्णों को जोड़ते हैं तो उनसे हमें प्राप्त गुण होंगे और वो ये 3 वर्ण होंगे। अब हम विधायक सूत्र देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये इसकी पूरी विशेषता बताता है और इसको रोकने के लिए, आद गुण को रोकने के लिए वृद्धि रेचि सूत्र आता है। कुछ हमारे संधि बनते हुए हमें गुण संधि के दिखते हैं लेकिन वो बन वृद्धि के जाते हैं, तो वो इसी के कारण होता है। इसमें हम टुकड़े करेंगे तो ये जिस प्रकार यहाँ अद का अत हुआ, इसी प्रकार यहाँ आद का हम लेते हैं आत, क्योंकि ये सूत्र इसमें लगता है।
तो आत प्लस इकह। अब हमने आत में से अ या आ कंठ स्वर हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर ये स्वर नहीं निकालेंगे तो पीछे अगर ये मिल गए तो हमारी संधि पहुंच जाएगी दीर्घ में, सवर्ण में, अक वर्ण। तो यहाँ पर हम लेंगे अक की जगह इक। अ को हमने आगे निकाला है और इक हमारा बचा हुआ था, वो हमने यहाँ यूज किया है। तो हमारे पास 4 वर्ण हो गए। अ के बाद में ई, उ, री और ली आए तो हमारा जो हम पहले ही गुण निकालना है कि इस संधि का गुण क्या है, क्या गुण है इसके अंदर क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा अ, ए, ओ, ये हम यहाँ से लाए हैं। अब हम 2 उदाहरण लेकर के क्लियरिटी लाते हैं, क्योंकि हमने जो है सारा मीटर हमारा उच्चारण स्थान से चल रहा है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, गणेशः। अब यहाँ गण प्लस एषः, यहाँ हम देखते हैं गण में ण में हलंत लगाते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है अ और प्लस ए, सॉरी ईशः। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा ई और यहाँ सह। अब गण प्लस ईसह बराबर गणेश। तो यहाँ पर हमारा दोनों वर्ण हम ध्यान से देखेंगे और हम उच्चारण तालिका का भी यहाँ पर सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो अ है हम दीर्घ संधि से बता रहे हैं कि अ हमारा कंठ वर्ण है और ई वर्ण हमारा तालु वर्ण है। तो अगर ये दोनों वर्ण हमारे उपयोग में हो रहे हैं, यहाँ संधि हमारी इन दोनों वर्णों से बन रही है, तो इसका आपको देखना है कंठ और तालु कहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो ऊ से ओष्ठ ए हो नहीं रहा है, ये कंठ और तालु ए बनेगा और ये कंठ ओष्ठ, तो हमारा इसका कनेक्शन इससे होगा। आपने जो 2 वर्ण लिए हैं कंठ और तालु, तो वो आपके परिवर्तित होकर कंठ और तालु एक वर्ण है, आप तालिका में देखेंगे तो ए, जिसमें 2 गुण होते हैं, कंठ से बोला जाता है और तालु से बोला जाता है। इन दोनों का मिक्सिंग होकर के ए बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका गण प्लस ए प्लस सह और बराबर गणेशः मात्रा में लगा के और इस प्रकार इस उदाहरण को सीख सकते हैं। तो हमारा अ यूज हुआ था, आगे हमारा ई यूज हुआ है यहाँ प्लस के बाद में, इन दोनों का कंठ तालु था, इन दोनों से हमें गुण संज्ञक निकालना था, तो कंठ और तालु हमारा ए से मिला। हम एक उदाहरण और लेते हैं, भानु प्लस उदयः। इसमें हम टुकड़े करने पर भान प्लस उ, अरे थोड़ा बंद करता। अब हम एक अगला उदाहरण और लेते हैं, महोदयः। महोदयः बराबर यहाँ देखते हैं हम, तो इसके टुकड़े होंगे हमारे महा प्लस उदयः, विसर्ग लगाते हैं दोनों जगह। तो यहाँ हमें मिलेगा म ह और प्लस आ प्लस उ प्लस दयः। अब हमें मध्य वर्णों से संधि करना है। तो हमारा यहाँ पर अ लिखा हुआ है, अ के आगे मैं आ भी लिख रहा हूँ, दोनों ही वर्ण हमारे कंठ वर्ण में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर हमें मिला है आ, तो आ हमारा कंठ वर्ण है और उसके बाद अगला हमें मिला है उ जो हमारा ओष्ठ वर्ण है। तो हम इन दोनों को लेते हैं कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से बनने वाला हमारा वर्ण रहेगा कंठोष्ठ यानी कि ओ। इसलिए इन दोनों के मिलन से हो जाएगा यहाँ पर मह प्लस ओ प्लस दयः और यह मात्रा सेंस रहने के बाद हमारा वर्ण महोदयः हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा है कि किस प्रकार उच्चारण के द्वारा ही ये वर्ण बदलते हैं, इनका संधि विच्छेद और सीखने वाले हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बारे में हम वो सब चीज़ें सीखेंगे जो हमें थोड़ी उलझन पैदा करती है। तो वृद्धि संधि में अगर संज्ञा सूत्र या गुण सूत्र जो भी पूछा जाए, संज्ञक सूत्र, तो वो इसका रहता है वृद्धि राद्वेज और इसका जो विधायक सूत्र है वो रहता है वृद्धि रेची। अब ये जो संज्ञक सूत्र होता है ये वृद्धि के बारे में हमें जानकारी देता है कि इसमें इन वर्डों को आप यूज़ करें। तो देखो ये यहाँ पर वृद्धि राज है, इसका हम टुकड़ा करते हैं तो वृद्धि ही प्लस आदेश है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो र है इसका विसर्ग हो रहा है, तो हमें र के बारे में याद रखना, अगर र अर्ध हो और पीछे व्यंजन हो तो यह उसके ऊपर चढ़ता है, अगर इस स्वर से इसके बाद स्वर हो तो यह नीचे जाता है। और ये तीसरी स्थिति इसकी है, अगर ये अर्ध है तो ये विसर्ग भी बन जाता
जाता है। तो र की 3 रूप होते हैं या 3 गतियाँ होती है। इसके बाद वृद्धि आदेश के भी टुकड़े करते हैं, तो आद प्लस एच। आद को हम आत में बदलेंगे, पीछे भी हमने ऐसा करा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि त जो पीछे वाला सूत्र है तपर्स्य वाला, उससे ही हम त के आगे वाला वर्ण लेंगे, तो अ, और त के बाद वाला वर्ण ए और औ। ये एच हमारा एक प्रत्याहार है, इसमें से हम ये ए और ओ ले रहे हैं। ये हमारा हुआ संज्ञा सूत्र, जो हमें ये बता रहा है कि अगर आप कभी भी वृद्धि संधि करोगे तो आपको ये 3 वर्ण जरूर मिलेंगे, आ, ए, आई और औ। अब विधायक सूत्र हमें ये बताता है कि इसकी लिमिटेशन कितनी है, कितने को ये कवर करेगा। तो यहाँ पर है वृद्धि रेची। वृद्धि अगर आपको करना है तो उसका रेची करना पड़ेगा। रेची का मतलब हम अ दीर्घ संधि में हमने छोड़ा था, यानी कि दीर्घ संधि के लिए, तो गुण संधि में हम इक प्रत्यय का उपयोग किया था हमने। अब ई और ऊ को भी अगर हम छोड़ते हैं तो री से हमें चलना पड़ेगा। आप प्रत्याहार देख सकते हैं, तो री से लगाकर च तक के वर्ण, अर्थात जिसमें री भी ऐड रहेगा, ए, ओ, आई और औ, ये सब वर्ण अगर हम लेते हैं और आगे हमें अ और आ, अवर्णांत शब्द यानी कि अ से जुड़े हुए शब्द अगर हमें मिलते हैं तो हमारी वृद्धि होगी। और ये संज्ञक सूत्र कह रहा है कि आपको वृद्धि करने पर ये तीनों सूत्र आपको लेना है। तो ये हमें लिमिटेशन बता रहा है और ये वृद्धि का गुण बता रहा है कि हमें वृद्धि में क्या क्या प्राप्त होगा। तो ये संज्ञक का मतलब हुआ और ये विधायक सूत्र का। अब हम उच्चारण स्थान से इस संधि को सोल्व करते हैं। तो आपके सामने उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर तथा प्लस एव, अगर इसका ऊपर लिखा रहता तो ये होता तथेव। अब ये हम नहीं देखते हैं, अभी संधि देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें त, थ प्लस आ प्लस ए प्लस व। अब आप इसको सूत्र में देखेंगे तो यहाँ पर सूत्र में देखने पर अ और आ में से हमें आ मिल रहा है, और इधर 5 वर्ण हैं, 5 वर्णों में से हमें ए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे तथ प्लस आ और ए। अब आ को आपको देखना है कि आ किससे बोला जाता है, तो आ हमारा कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ वाला हो गया। और ए किससे बोला जाता है, तो ए हमारा तालु से बोला, कंठ और तालु से। इन दोनों से मिलने वाला हमें कंठ तालु चाहिए, तो कंठ तालु किसके पास है, आई के पास। इसलिए ये संधि कन्वर्ट होकर किसके पास जाएगी, आई के। इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा ए प्लस व, इसलिए तथ प्लस यहाँ पर हमारी 2 मात्रा लगेगी प्लस व, इसलिए यहाँ बनेगा तथेव। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं। अब ये री यहाँ का मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ अगर एक और उदाहरण लेते हैं, महा प्लस औषधि, तो यहाँ पर हमारा शब्द रहेगा मह प्लस आ प्लस औ प्लस सधी। अब यहाँ पर हमें मह, इन दोनों वर्णों को मिलाना है, आ प्लस ओ। अब यहाँ की जो लिमिटेशन है वो आप देखिए, विधायक सूत्र हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका ओ और औ दोनों आ सकता है। तो हमारा यहाँ ओ की जगह क्या आ गया है, औ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर अ और औ भी आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ हमारा आई भी आ सकता है। ये हमें कौन बता रहा है, विधायक सूत्र। और वृद्धि रेची सूत्र ने ये नहीं बताया था, यहाँ संख्यक सूत्र इसकी बाद वाली तुलना कर रहा था। तो आ और ओ, आ हमारा मिलता है कंठ से, तो हम कंठ वाले पे निशान लगाते हैं, ये कंठ। इसके बाद हमारा मिलता है औ, औ हमारा ये कंठोष्ठ। तो ये हम यहाँ नहीं, ये हम देखेंगे इस पर कि कंठोष्ठ हमारा औ भी रहता है। तो कंठोष्ठ अगर वर्ण है तो उसका हमें कंठोष्ठ से ही मिलाना पड़ेगा, और ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, अर्थात ये सब मिल करके औ होगा। तो प्लस औ होगा, औ प्लस सधी। इस प्रकार यहाँ पर अगर आप विसर्ग लगाते हैं तो ये सभी जगह विसर्ग रहेंगे, और ये हमारा रहेगा मह प्लस यहाँ पर 2 मात्रा और औ की मात्रा है प्लस सधी। इस प्रकार यहाँ बनेगा हमारा महोषधि। ह में मात्रा को मिलाने पर महो और सधी। इसी प्रकार हम इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं, भय
प्लस रित रितः, इसमें भय हमारा एक वर्ड है और प्लस इसमें से हमारा अ निकलेगा, प्लस हमारा री रहेगा और प्लस हमारा तह यहाँ पर रहेगा। तो अब हमें इन दोनों की संधि करना है। तो आप देखिए अ हमारा कंठ वर्ण है तो ये हमारा कंठ वर्ण हो जाएगा। इसके बाद में री हमारा मुर्दा है और मुर्दा इनमें से चारों कहीं पर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भ य प्लस आ की जगह हमारा आ हो जाएगा। ये हमारा रिते च तृतीय माह से वार्तिक से आ हो जाएगा, प्लस री हमारा रहेगा, ये हमारा री मुर्दा है, सॉरी री हमारा जो है मुर्दा वर्ण है तो इसकी जगह हमारा र होगा, प्लस तह। अब इन दोनों को भ य प्लस आ प्लस यहाँ पर र और प्लस प्लस हमारा त होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर यहाँ ए भी नहीं आ रहा है, ओ भी नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा जो अगला जो वर्ण है, जो अ या आ जो कंठ वर्ण है, हमारा फिर रिटर्न होकर के वही वर्ण प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर ये ऐसी स्थिति में जब हमें कंठ तालु और कंठोष्ठ दोनों ही वर्ण नहीं मिलते तो उच्चारण के हिसाब से हम कंठ वर्ण का ही उपयोग करते हैं। तो चूंकि ये कंठ वर्ण आ में परिवर्तित हो गया, वार्तिक से रिते च समास से री का मुर्दा र होता है, र यहाँ पर आया, इन दोनों को मिलाने पर यहाँ बनता है भया और ये त हमारा यहीं रहेगा और विसर्ग और ये र व्यंजन से पूर्व आया है इसलिए ये ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार वृद्धि संधि सीखने के बाद सीखते हैं वृद्धि संधि के विशेष कुछ नियम। जैसे पहला नियम सुख प्लस रित बराबर सुखार्थ होता है। तो यह हमारा वार्तिक इधर लिखे हुए हैं आपके सामने कि इन वार्तिक से ये जो है चेंजेस इनमें होते हैं। अगर हम यहाँ भय प्लस रित लेते हैं तब भी हमारा भयार्थ रहेगा, वो भी वृद्धि संधि में आता है। दुख प्लस रित लेते हैं तो दुखार्थ भी हमारा वृद्धि संधि में आएगा। उसका कारण रिते च तृतीय माह से। अक्ष प्लस उहिनी, ये अक्षोहिणी जो वृद्धि संधि में आता है, इसका वार्तिक सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वार्तिक सूत्र के कारण इसमें गुण संधि होते हुए भी वृद्धि संधि लगती है, क्योंकि वृद्धि रेचि जो होता है वो आद गुण का बाधक या अपवाद होता है। अर्थात जो कार्य आपका आद गुण यानी कि गुण संधि में हो रहा है वो कार्य आपका जब वृद्धि संधि में होने लगे तो उसको वृद्धि संधि के विशेष नियम कहा जाता है। वरना सामान्य नियम से गुण संधिया कार्य करती है और वृद्धि संधिया कार्य करती है। अभी हम आगे थोड़ा और आगे देखेंगे कि कभी कभी वृद्धि संधि उसका कार्य करना बंद कर देती है और उसका कार्य कोई अन्य संधि कर रही है, तो वो संधि का स्पेशल नियम होता है। तो ये अभी गुण का वृद्धि कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं प्र प्लस उड़ बराबर प्रोढ़, ये इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि संधिया कार्य कर रहा है, नहीं तो ये गुण संधि में हमारा आता है। और इसके अलावा इसमें 1 2 3 4 5 और शब्द हमारे ये इनका अर्थ हैं और ये इनके उदाहरण है। पांचों उदाहरण हैं जो भी हमारा वृद्धि संधि का कार्य करेंगे। प्रेषः, इसके बाद स्व प्लस ईर बराबर स्वेरः, ये हमारा स्वधिरेण्य वाला जो वार्तिक है इससे वृद्धि संधिया कार्य करता है और इसमें आपको 3 अर्थ दिए हुए हैं इस वार्तिक के और इनके 3 उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं कि इनमें किस प्रकार 2 मात्राएं हमारी लग रही है। और प्ल प्लस ऋणम प्रारणम, इसी प्रकार ये इस वार्तिक से कार्य कर रहा है और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 और 6 शब्द इसके अंदर हैं। ये 6 शब्द भी हमारे री के उदाहरण होते हुए भी, गुण संधि के उदाहरण होते हुए भी वृद्धि संधि का कार्य। संधि का जो आगे आता है वो आता है पररूप संधि। इसको में हम 2 बातें सीखते हैं। पहली बात तो ये कि यह जो है अपवाद होता है हमारा पिछली सभी संधियों का, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का, तीनों का अपवाद होता है पररूप संधि, पहली बात। और दूसरी बात है इसकी वो ये है कि इसीलिए इसको स्वर संधि में अंतिम रूप में रखा गया है, लेकिन शामिल 6 ही हमारी संधियां होती हैं। उसका कारण आप देखिए, पहला अगर हम उदाहरण लेते हैं मार्त प्लस अंड बराबर मार्तंड, यहाँ पर ये जो त है ये इस प्रकार होगा, माँ और ये त और ये र और र प्लस अ और र हमारा आधा होगा।
तो इस प्रकार टुकड़े होंगे, तो यहाँ पर हमें अ प्राप्त होगा। तो अ और आगे पीछे भी अ, तो अ और अ आप देखिए कि दीर्घ संधि में और अ जो कंठ स्वर्ण मिलते हैं तो वो कंठहरण हमारा आ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अ बना है, तो ये हमारा दीर्घ संधि का बाधक या अपवाद हुआ। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं हल प्लस ईसा, तो यहाँ पर ये हलीसा शब्द बना है। अब यहाँ पर इनको देखने पर ल में से हम निकालेंगे अ और यहाँ पर ई है, इन दोनों का हुआ ई लेकिन होना ए चाहिए था, और ये किस नियम से? गुण संधि से। गुण संधि से हमारा ए होता, लेकिन पर रूप उसका भी बाधक या अपवाद होने के कारण उसने इसको ई कर दिया। कंठ प्लस ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ, यहाँ पर मात्रा एक हुई जबकि कितनी होनी चाहिए थी? 2। ये वृद्धि संधि में जाता, लेकिन वृद्धि को भी इसने रोक दिया। ये इसके खुद के रियल उदाहरण है। उप प्लस औषधि, तो ये उपोषधि, ये अ ओ ही होता है जबकि ये होना औ चाहिए था, तो वृद्धि संधि में आता लेकिन ये पर रूप में आ रहा है। प्र प्लस एजते, ये भी इसका रियल उदाहरण है। प्रेजते, ये अ ए हुआ जबकि ये आई होता वृद्धि में होता तो। और मनस प्लस ईस बराबर मनीष, तो अ प्लस ई, यहाँ पर अ प्लस ई कैसे होता? हम यहाँ देखते हैं कि ये जो न है यहाँ इस प्रकार म न प्लस अस प्लस इस, ये हमारा वर्ड होता। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए स को नहीं देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता अ, और इस प्रकार इधर ई, तो यहाँ हुआ ई है लेकिन यहाँ होना ए चाहिए था। ये इसका खुद का उदाहरण है पर रूप का। तो इसमें ये होता है कि ये जो अस शब्द हैं इसकी उपदा हो जाती है, अर्थात किसी भी व्यंजन से पूर्व कोई स्वर अगर आता है तो वह उस स्वर और व्यंजन दोनों को उपदा यानी कि लोप कर देता है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा मन प्लस इस, ये जो अ उसमें रहेगा तो अ प्लस ई बराबर मनीष, स का इसमें लोप हो जाएगा। इसी प्रकार पतंजलि और बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन इसका ये विशेष नियम है। इसका जो साधारण नियम ये होता है कि ये जो है, जैसे इसमें देखते हैं प्रजते में पीछे वाले वर्ण का पर रूप हो जाता है, अर्थात पीछे वाला वर्ण अगर ए है तो हमारा ये पर रूप होकर के ए ही बनेगा। अगर पीछे वाला वर्ण ओ है तो हमारा ये ओ ही बनेगा। अगर यहाँ पर ये ओ है तो ये ओ ही बनेगा। तो ये पीछे वाले वर्ण को ही देखता है। यहाँ पर ई है इसलिए यहाँ पर ई हुआ, यहाँ पर भी ये अ है इसलिए अ का पर रूप अ ही हुआ, और ये दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इसमें काम करना बंद हो गई। ये इसका सामान्य नियम। एक साथ जो पूर्व में सीख चुके हैं हम संधियों को देखते हैं। तो यहाँ पर अकह सवर्ण है अर्थात दीर्घ। अकह मतलब हमारे पास इतने वर्ण होंगे, सवर्ण मतलब इनके सेम वर्ण होंगे। ल को मैंने नीचे लिखा है क्योंकि ये वर्ण इसमें नहीं मिलेगा, दीर्घ नहीं होगा इसका, और ये सब मिलकर के हमारे दीर्घ होंगे। आद गुण जो हमारा सूत्र है विधायक सूत्र, वहाँ से अवर्ण, और एण जो अदेण गुण है उसमें से एण, ई उ री री, ये चारों वर्ण मिलते हैं। तो आपका जो अदेण गुण में अ और ए और ओ ये हमारा गुण रहेगा, अर्थात इनके संयोजन से हमें ये वर्ण प्राप्त होंगे। किस प्रकार ये उच्चारण में होते हैं ये हमने देख चुके हैं। तीसरा हमारा आद अ आ मिलकर के एण की जगह अगर एच ही आता है, मतलब ए ओ आई ओ आता है, तो ये हमें आ ए ओ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर आ हमारा यहाँ के री से प्राप्त होगा, री वाले उदाहरण से। इसके बाद अगली जो संधि आती है हमारी यण संधि। यण संधि में हमारा इको यणची जो सूत्र होता है, तो इक हमारा प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र में, उसमें ई उ री री चार वर्ण होते हैं, और ये चारों वर्ण के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो कन्वर्ट होकर यवरला यानी कि यण संधि में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम यण संधि के चारों यहाँ लिखे हुए हैं, हम इनको दो उदाहरण देख लें क्योंकि इसके दो उदाहरण री और ली वाले हमने देख लिए। प्रति प्लस अक्षः, तो यहाँ पर हमारा रहेगा प्रत प्लस ई प्लस अ प्लस क्षः। अब हमें इन दोनों वर्णों से संधि बनाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ई है वो ई शब्द यहाँ पर तालु का है, और उसके बाद असमान स्वर अ आ रहा है, ई नहीं है, तो हमें तालु वाले शब्द में ही जाना पड़ेगा। हम ओष्ठ वाले व, मूर्धा वाले र और दंत वाले ल में नहीं जा सकते हैं। तो ई का चेंज होकर आपको ये बनाना है, तो यहाँ पर ये बनेगा इस प्रकार, प्रत प्लस ई का चेंज होगा तो ये बनेगा हमारा य, और प्लस अ यहीं रहेगा,
और प्लस क्षः भी यही रहेगा। इस प्रकार इन दोनों को मिलाने से प्रत्यय, और ये हलंत है लेकिन ये आ उसमें जुड़ने पर ये प्रत्यय और ये क्षः, प्रत्यक्ष हमारा वर्ण बनेगा। दूसरा हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास है स प्लस उ प्लस अ प्लस लपह। अब यहाँ पर हम स देखते हैं, इन दोनों से हमें संधि करना है तो हम ऊ देखते हैं। ऊ हमारा किस में कन्वर्ट होगा, तो ऊ के लिए हमारे पास जो 4 ही उसमें वर्ण होते हैं और ये जो व, ये ओष्ठ से ओष्ठ मिल रहा है लेकिन ये दंत भी होता है। तो दंतोष्ठ वर्ण में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक ही वर्ण व। बाकी आपको ओष्ठ यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ नहीं, मतलब ये चारों वर्ण ओष्ठ में नहीं आएंगे, ये अकेला वर्ण यहाँ पर होता है। तो ऊ का हम चेंज करके व करेंगे तो ये हमारा चेंज होने पर व बनेगा, अर्ध व, और अ प्लस ल और पह। अब यहाँ पर ये आधा स है तो स, व और अ मिलने पर स्व, और ये पह, स्वल्पह। इस प्रकार हमारी यण संधि कार्य करती है। तो इसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार उच्चारण की यण संधि में ही नहीं सभी संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए वीडियो का सबसे पहले जो चार्ट आपको दिखाया गया है उच्चारण का, वो आप हैं कंठस्थ 3 संधियाँ, और जिसमें पहली रहेगी हमारी अयादि संधि, दूसरी हमारी पूर्व रूप और पर रूप के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह संधि हमारी दीर्घ, वृद्धि, गुण सभी के ऊपर चलती है, अपवाद होती है। तो यहाँ पर पदांत, अपदांत, एच, अच सवर्ण बराबर अयादि संधि। इसका मतलब ये हुआ कि एचो अय वायावह सूत्र के द्वारा हम 4 वर्ण प्राप्त करते हैं, आई, आय, औ और आओ। लेकिन पूर्व रूप संधि के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो हम यहाँ सीखते हैं। पूर्व रूप, क्योंकि हम पर रूप सीख चुके हैं, ये पूर्व रूप। तो यहाँ पर अयादि संधि जो है उसके बारे में यह दिया गया है कि इसमें पदांत, अपदांत दोनों ही पद, दोनों अवस्था में आप इस संधि को आगे चला सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पदांत और अपदांत। दूसरा लिखा हुआ है पूर्व वर्ण, यानी कि पहला वाला वर्ण एच हो। एच मतलब ये एच और ये 4 वर्ण आपको नीचे दिए गए हैं। पर वर्ण, बाद वाला वर्ण अच हो, अर्थात सभी स्वर हो। तो ये अयादि संधि का आपको सूत्र समझ में आ गया होगा कि इसमें पद और अपद दोनों होते हैं, एच वर्ण होते हैं और अच सवर्ण यानी कि सभी होते हैं। पहले वर्ण इस प्रकार रहेंगे, बाद वाले इस प्रकार रहेंगे, और ये बदल बदल के आपको इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप में थोड़ी सी अवस्था अलग होती है, यहाँ पर पदांत अवस्था में ही लगता है। पहली शर्त हमारी होती है कि यहाँ पदांत और अपदांत दोनों लिए, लेकिन यहाँ पर पदांत होना अनिवार्य, यानी कि वो कोई पद होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं ने प्लस अका, तो ने एक पद नहीं होता है, वो केवल एक वर्ण है। तो ऐसे वर्ण हम यहाँ नहीं ले सकते हैं। ये हमें किस में याद रखना है, पूर्व रूप में। दूसरा पूर्व वर्ण एण, जो हमारे जो वर्ण रहेंगे वो एण रहेंगे। इस संधि में एच होते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 वर्ण होते हैं और यहाँ पर हमारे 2 वर्ण रहेंगे। तीसरी शर्त पर वर्ण हस्र अ होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अच है अयादि में, लेकिन यहाँ केवल एक ही वर्ण मिलेगा और वो रहेगा अ। इस प्रकार अयादि और पूर्व रूप संधि, या फिर इस सूत्र और इस एण पदांतादति सूत्र में अंतर हमने सीखा, और ये हम सीख चुके हैं। अब हम इसके और इसके 2 उदाहरण लेके इसको क्लियर करते हैं कि इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। अब हमने यहाँ पर अयादि संधि के 4 उदाहरण और 2 उदाहरण हमने पूर्व रूप संधि के लिए हैं, और हम इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, सर्वप्रथम तो ये देखिए कि यहाँ पर ये जो एच वर्ण में यहाँ पर ए लिया गया है, एच वर्ण से यहाँ पर औ लिया गया है, ये औ, और यहाँ पर भी ये औ लिया गया है, और यहाँ पर ये ए। और पीछे वाला वर्ण अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें अ दिख रहा है, यहाँ पर हमें ई दिख रहा है, यहाँ पर हमें ऊ दिख रहा है, और यहाँ पर हमें ए दिख रहा है। अर्थात हम पर वर्ण में इन सभी वर्णों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व रूप संधि हैं उनमें हम ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर भी अ और यहाँ पर भी हमें अ दिख रहा है। अर्थात यहाँ पर हम केवल ह्रस्व स्वर का ही उपयोग करते हैं, और यही इनमें दोनों में अंतर होता है। हम इसमें से एक संधि को हल करते हैं। न प्लस ए प्लस अ
प्लस न। अब यहाँ पर जो ये न है, ए के लिए हम अ प्लस ई करेंगे, प्लस अ प्लस न। यहाँ पर चूँकि ये न आधा रहेगा, न प्लस अ और प्लस ई हमारा जो है तालु वर्ण है, तो तालु वर्ण हमारा कन्वर्ट हो करके और य में जाएगा। इसके बाद अ और प्लस न, तो यहाँ पर न और अ मिलने पर न, य और अ मिलने पर य, और फिर न अंतिम वर्ण न लेने पर नयन। अगर यहाँ पर विसर्ग रहते हैं तो सभी जगह विसर्ग रहेंगे, अनः, और ये हमारा बनेगा नयनः। बाकी उदाहरण हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ये देख चुके हैं। अब इधर एक उदाहरण लेते हैं, हरे प्लस औ, तो यहाँ पर हर प्लस ए प्लस अ प्लस व। इस प्रकार हर प्लस ए और अ, पूर्व रूप संधि का नियम होता है कि हमारा जो पूर्व में जो वर्ण आएगा वही हमारा पूर्व रूप होगा। अगर वहाँ पर ए आ रहा है तो हमारा ए होगा, और ओ आ रहा है तो ओ होगा। कंठ तालु तो कंठ तालु, कंठोष्ठ तो कंठोष्ठ। यहाँ पर ए है इसलिए ये दोनों को मिलाकर ए हो जाएगा। परंतु आप चाहें कि इसकी उपस्थिति रहें तो इसके लिए हम यहाँ पर अवग्रह चिन्ह अवशेष के रूप में यहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों को मिलाने पर हमें मिलेगा हरे, और अवग्रह चिन्ह हमारा ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर बनेगा औ। इस प्रकार संधि पूर्व रूप संधि विच्छेद से ये संधि हुई, और उधर इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट नया सीखने को मिला होगा। और सभी जो स्वर के भाग होते हैं वो हमने देखे हैं अलग अलग तरीके से, किस प्रकार उनमें विशेष नियम होते हैं वो भी हमने देखे। और अभी जो एक महामारी का प्रकोप चल रहा है तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है इसमें आप